स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। बाल साधना फैमिली की ऑनलाइन क्लासेज में आज हम बायोलॉजी के चैप्टर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन ह्यूमंस, यह मानव का जो भ्रूणीय विकास है उसका हम अध्ययन करेंगे। प्रीवियस वीडियो में इस चैप्टर के कुछ मुख्य बिंदु लिए थे। आज आगे का जो पार्ट हम ले रहे हैं, जिसमें कल ब्लास्टूला के बारे में लास्ट टाइम अपन ने अध्ययन किया था कि ब्लास्टूला क्या है। तो एक तो ये ध्यान में रखना है, ये भ्रूणीय अवस्था है एक, इट इज ए एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ ह्यूमन और मैमल्स, यानी मानव की या मैमल्स की एक भ्रूणीय अवस्था है। सेकंड है, इससे प्रीवियस जो भ्रूणीय अवस्था है उसका नाम है मोरूला, तूतक कहते हैं हिंदी में। 16 ब्लास्टोमियर उपस्थित होते हैं, इसमें 16 कोरखंड पाए जाते हैं। ये ध्यान रखना आपको कि कोरखंड क्या हैं। जाइगोट में जैसे ही विदलन प्रक्रिया प्रारंभ होती है, जो कि एक प्रकार का माइटोसिस है, इस दौरान प्रारंभ से लेकर ब्लास्टूला तक जो भी सेल्स बनेंगी उन सेल्स को कोरखंड कहते हैं, ब्लास्टोमियर कहते हैं। ये सारी सेल्स क्लीवेज से बन रही, इसलिए इनको क्लीवेज सेल्स या विदलनीय कोशिकाएं भी कहते हैं। दूसरा है, ब्लास्टूला को अगर हम एक फिगर में हम ड्रा करें, अगर एक इसको आरेख में हम दर्शाएं, ये आउटर मोस्ट लेयर है, सिंगल लेयर्ड भी है, एकल परत के रूप में है। इसकी सेल है वो फ्लैट होती हैं, चपटे आकार की होती हैं। ये वाली सिंगल लेयर्ड बट मल्टी सेलुलर, इस लेयर को बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। हिंदी में इसको बोलेंगे पोषकोरक, क्योंकि आगे पोषण से संबंधित संरचना बनेगी प्लेसेंटा, उसमें ये हेल्प करती है। अंदर कुछ सेल्स हैं, वो भी फ्लैट शेप में ही हैं, लगभग चपटे आकार में है। ये न्यूक्लियस है सभी का। इन सेल्स को बोलते हैं आईसीएम, इंटर सेल मास। एक कैविटी है, इस कैविटी को ब्लास्टोसील या कोरक गुहा कहते हैं। ये है फिगर ऑफ ब्लास्टूला। मैमल्स की जो ब्लास्टूला है या मानव की जो ब्लास्टूला है उसको कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट, कोरक पुटी, यानी कोरक पुटी का भी फिगर बोल सकते हैं हम इसे। अब देखो मुख्य जो बिंदु आए इसमें कौन कौन से हैं। एक है इसमें ट्रोफोब्लास्ट। पोषकोरक क्या है? सिंगल लेयर्ड बट मल्टी सेलुलर। आईसीएम क्या है? ब्लास्टोसील क्या है? देखो सेकंड अगर हम इसमें देखें, ट्रोफोब्लास्ट जिसे हम कहते हैं पोषकोरक, कैसी है देखो, इट इज ए सिंगल लेयर्ड, एकल परती है, एकल परत है चारों ओर, बट मल्टी सेलुलर, क्योंकि इसमें लेयर में सेल अनेक हैं, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर। आगे न्यूट्रिशन में हेल्प करती है। दूसरा है, ये भी बोल सकते हैं इट इज ए आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट और ब्लास्टूला। इट इज ए आउटर मोस्ट लेयर। सेकंड अगर हम बात करें, ब्लास्टोसील क्या देखो, गैप है, कैविटी है, ये बोल सकते हैं इट इज ए कैविटी ऑफ ब्लास्टोसिस्ट और ब्लास्टूला। अगर इसमें लोकेशन की बात करें तो ब्लास्टोसील लोकेटेड बिटवीन, किसमें? ट्रोफोब्लास्ट, ये ट्रोफोब्लास्ट, ये आईसीएम। ट्रोफोब्लास्ट आईसीएम के मध्य, बिटवीन
ट्रोफोब्लास्ट एंड आईसीएम, यही स्थिति है। इसके बनने की प्रक्रिया को कल ये बिंदु ले चुके हैं अपन, ब्लास्टुलेशन कहते हैं। अब देखो अगला जो पार्ट है इसका, मानव में ये अवस्था ही यूट्रस में इम्प्लांट होती है और यूट्रस की 3 लेयर होती हैं। एक है एंडोमेटीरियम, सेकंड मायोमेटीरियम, थर्ड पेरीमेटीरियम। इट इज आउटर मोस्ट लेयर, मिडल लेयर, इनर मोस्ट लेयर। इनर मोस्ट लेयर ऑफ यूट्रस इज एंडोमेटीरियम, यानी आंतरिक परत है गर्भाशय की, उसे एंडोमेटीरियम कहते हैं। मध्य परत मिडल लेयर ऑफ यूट्रस, उसे मायोमेटीरियम मसल्स पाई जाती हैं। ये आउटर मोस्ट सबसे बाह्य परत है, उसे बोलेंगे पेरीमेटीरियम। यहाँ भी दोनों और हैं, बीच में ये कैविटी है, तो ये बोल सकते हैं ये अवस्था मानव की यहाँ रोपित होती है एंडोमेटीरियम में। अगला है, उस प्रक्रिया को ही बोलते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या है? ये बोल सकते हैं इट इज embedding of blastocyst in endometrium of the uterus is called implantation। देखो ये होगा कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मानव में भ्रूणीय परिवर्तन की अवस्था ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला का यूट्रस के एंडोमेटीरियम में आसंजित होना, रोपित होना, उसे इम्प्लांटेशन कहते हैं। ऐसे दर्शा सकते हैं, एंडोमेटीरियम, सेकंड लेयर इज मायोमेटीरियम, थर्ड इज पेरीमेटीरियम। किसकी लेयर हैं? दे आर लेयर ऑफ यूट्रस। ये स्थिति इसको बोलेंगे ब्लास्टोसिस्ट। ये अगर इसको एक लाइनर फिगर में दर्शाएं तब। अगला जो फेजेज है या एम्ब्रियोनिक फेज है वो है गैस्ट्रुला। इसमें फर्स्ट बिंदु हम लेंगे गैस्ट्रुलेशन। हिंदी में बोलते हैं इसे कंदुक, और इस प्रक्रिया को बोलेंगे कंदुक भवन। देखो गैस्ट्रुला से पहले की अवस्था पढ़ी है अपन ने ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट। इसको ऐसे हम दर्शाएं, ट्रोफोब्लास्ट ये, आईसीएम, इन ब्लास्टोमियर्स का ये न्यूक्लियस, इससे गैस्ट्रुला का बनना, ये गैस्ट्रुला है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट, गैस्ट्रुला। इस प्रक्रिया को बोलेंगे गैस्ट्रुलेशन। देखो अगर परिभाषा लिखें, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोरक पुटी से ब्लास्टोसिस्ट से गैस्ट्रुला का निर्माण होता है, उसे गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। अगर इसको हम इंग्लिश में देखें, फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रुला फ्रॉम ब्लास्टोसिस्ट विच प्रोसेस इज कॉल्ड गैस्ट्रुलेशन। ये हैं ट्रोफोब्लास्ट, आईसीएम, ये हैं ब्लास्टोसिल। ये पहले इस बिंदु में लिख चुके हैं। ये न्यूक्लियस है सभी में कोरखंड का। ये पोर है ब्लास्टोपोर,
मानव में ये सामान्यतः एनस का निर्माण करता है। प्रोटोस्टोम्स में ये सामान्यतः माउथ का निर्माण करता है। ये इसमें केविटी, आर्केंट्रोन, अधांतर। इसको अगर परिभाषा में देखें, देखो वंस अगेन, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा ब्लास्टोसिस्ट से गैस्ट्रुला का निर्माण होता है उसे गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। या इसको अगर हम दूसरे अर्थ में लें, फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रुला फ्रॉम ब्लास्टोसिस्ट और ब्लास्टुला विच प्रोसेस इज कॉल्ड गैस्ट्रुलेशन। सेकंड देखो, इसमें अगर हम देखें, केविटी ऑफ गैस्ट्रुला इज आर्केंट्रोन, पोर ऑफ गैस्ट्रुला इज कॉल्ड ब्लास्टोपोर। सेकंड, गैस्ट्रुला ब्लास्टोमियर टू शो ए स्पेसिफिक मूवमेंट। इस अवस्था के दौरान ब्लास्टोमियर एक विशेष प्रकार की स्थिर गतियां दर्शाते हैं या यह गतियां दर्शाते हैं। उन्हें मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट कहते हैं, अमीबॉइड मूवमेंट कहते हैं। वे भावी स्थानों पर जाकर स्थिर हो जाती हैं। देखो इसको परिभाषा में अगर हम लें तो ये इसकी डेफिनेशन होगी। ये बोल रहे हैं बिंदु, डेफिनेशन ऑफ गैस्ट्रुलेशन। फिगर के बेस पर अगर हम लिखें, फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रुला यानी गैस्ट्रुला का निर्माण फ्रॉम ब्लास्टोसिस्ट विच प्रोसेस इज कॉल्ड गैस्ट्रुलेशन। हिंदी में बोलेंगे वह प्रक्रिया जिसके द्वारा ब्लास्टोसिस्ट से गैस्ट्रुला का निर्माण होता है उसे गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। देखो सेकंड अगर हम इसमें लें, गैस्ट्रुला क्या है, अगर इसको हम डेफिनेशन के रूप में लिखें, ये भी किससे बनेगा, ब्लास्टोसिस्ट से बनेगा। ये बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ 3 germ layer from blastocyst is called gastrula। देखो ये अगर हिंदी में इसको कहें, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोरक पुट्टी से ब्लास्टोसिस्ट से 3 जनन स्तरों का निर्माण होता है उससे गैस्ट्रुला कहते हैं। देखो वंस अगेन, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोरक पुट्टी से 3 जर्म लेयर का निर्माण होता है, 3 जनन स्तरों का निर्माण होता है उससे गैस्ट्रुला कहते हैं। देखो अगर इसको हम फिगर में दर्शाएं, पोर, ब्लास्टोपोर, केविटी, आर्केंट्रॉन, ये वाले ब्लास्टोमियर, ये सभी में न्यूक्लियस, ये हैं फिगर ऑफ गैस्ट्रुला। नेक्स्ट आ जाएगा केविटी ऑफ गैस्ट्रुला, यानी गैस्ट्रुला में उपस्थित गुहा को क्या बोलते हैं, आर्केंट्रोन, अधांतर। अगर ये पूछें ब्लास्टुला की गुहा को या ब्लास्टोसिस्ट की गुहा को क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसील कहते हैं, तो इसकी गुहा को क्या बोलते हैं, कैविटी को, आर्केंट्रोन। नेक्स्ट, पोर ऑफ गैस्ट्रुला इज ब्लास्टोपोर। सेकंड क्या बनाएगा, ये मानव में एनस बनाता है। ब्लास्टोपोर फॉर्म्स एनस इन ह्यूमन इन मैमल because human and mammals are deuterostomes
ये 11th में आया आपके बिंदु वर्गीकरण के चैप्टर में। ड्यूटेरो का अर्थ होता है अधर, स्टोमा का अर्थ है माउथ। वे जीव जिनमें माउथ का निर्माण ब्लास्टोपोर के अधर छिद्र से होता है, किसी अन्य संरचना से होता है। ड्यूटेरो लैटिन वर्ड है अधर, स्टोमा माउथ। वे जीव जिनमें माउथ का निर्माण अदर संरचना से होता है, अदर यानी ब्लास्टोपोर से अदर होता है, तो इसमें एनस का निर्माण होता है नॉर्मली, अगर हम ये बोल सकते हैं। सेकंड देखो, जर्म लेयर बनेंगी। फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर इन गैस्ट्रुला एम्ब्रियोनिक फेज। कौन कौन सी हैं? 3, आउटर मोस्ट एक्टोड्रम, इनर मोस्ट एंडोड्रम, अंतःस्त्रम बोलते हैं। बाद में बनेगा मीजोड्रम। ये 3 जर्म लेयर बनती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जो कि आगे ऑर्गन्स बनाएंगे। सेकंड, अमीबोइड मूवमेंट और मोर्फो जेनेटिक मूवमेंट। सो गैस्ट्रुला ब्लास्टोमियर, गैस्ट्रुला ब्लास्टोमियर, ये बिंदु ध्यान में रखना है कि गैस्ट्रुला में उपस्थित कोराखंड एक विशेष प्रकार की गति दर्शाते हैं। अमीबा में आई आपके सूडोपोडिया, लोबोपोडिया द्वारा उसी प्रकार की गति होती है, इसलिए इस गति को बोलते हैं, इस मूवमेंट को बोलते हैं अमीबोइड मूवमेंट। तो ये गैस्ट्रुला है। कौन कौन से इसमें पोर बनता है, कैविटी क्या है, इसके फलस्वरूप कौन कौन से जर्म लेयर बनेंगी, कौन से इसमें मूवमेंट होता है। देखो नेक्स्ट, अगर हम इसमें देखें कि समरी ऑफ एम्ब्रियोनिक फेज, मानव का जो संपूर्ण विकास निषेचन से लेकर जन्म तक कैसे होता है, इसको हम बोल सकते हैं समरी ऑफ एम्ब्रियोनिक फेज। कहाँ से कहाँ तक है? बिटवीन फर्टिलाइजेशन टू बर्थ, निषेचन से लेकर जन्म तक कौन कौन सी संरचनाएं बनती हैं, कब बनती हैं। देखो फर्स्ट अगर हम लें, फर्स्ट वीक, प्रथम सप्ताह में कौन कौन सी संरचनाएं बनती हैं। देखो फर्स्ट इसमें जो संरचना बनेगी, निषेचन के चैप्टर में भी लिया है, कल भी आया था आपके सामने। फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट किस प्रक्रिया द्वारा बनता है? फर्टिलाइजेशन द्वारा बनता है, निषेचन द्वारा बनता है, इसलिए दोनों एक साथ ही बोल सकते हैं। कंप्लीटेड 24 to 30 आवर्स, यानी जैसे ही शुक्राणु अंडाणु तक पहुंचता है, कैपिस्टेशन प्रक्रिया दर्शाता है 5 से 6 घंटे पश्चात। इसके फलस्वरूप करीबन जैसे ही शुक्राणु अंडाणु को फ्यूज करेगा, उसके समीप पहुंचकर इतना समय लगता है, किसमें? जाइगोट के निर्माण में। सेकंड है जाइगोट बिकम, या ये बोल सकते हैं कन्वर्ट इन टू सेल स्टेज। कल यह एक फ्लो चार्ट बनाया था, उसमें आया था आपके सामने। यह होता है 48 घंटों में जाइगोट 2 कोशिका की अवस्था में आ जाता है। ये जैसे जाइगोट इस फॉर्म में आ जाता है, इसमें 48 घंटे लगते हैं। ये है 2 सेल स्टेज, इसको बोलेंगे 2 सेल स्टेज। ये क्या है? जाइगोट। इसमें तो कितना समय लगता है? 24 to 30, इसमें लगते हैं 48 घंटे। इसके पश्चात की स्थिति है, नेक्स्ट है
कल एक परिवर्तन की अवस्था आई थी, 16 कोरखंड पाए जाते हैं जिसमें, जिसे मोरूला कहते हैं या तुत्तक कहते हैं, उसका निर्माण होता है थर्ड डे, निषेचन के तीसरे दिन उसका निर्माण होता है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, ये है फोर्थ डे, या ये बोल सकते हैं ब्लास्टोसिस्ट का यूटेराइन केविटी में प्रवेश, कोरक पुट्टी का निर्माण बोल सकते हैं, या कोरक पुट्टी का यूटेराइन केविटी में प्रवेश निषेचन के चौथे दिन होता है। अगला बिंदु ये ध्यान में रखना है आपको, इम्प्लांटेशन कहाँ होगा? यूट्रस में। यूट्रस में भी कहाँ होगा? एंडोमेटेरियम में। एंडोमेटेरियम में भी कब होगा? निषेचन के इस समय 7वें से 8वें दिन इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया होगी, रोपण की प्रक्रिया होगी। ये तो फर्स्ट वीक की स्थिति है। कुछ मुख्य बिंदु हैं इसमें, इम्प्लांटेशन कब होगा, ब्लास्टोसिस्ट कब बनेगा, मोरूला कब बनेगा, इसके अलावा 2 सेल स्टेज कब बनेगा। सेकंड स्थिति है इसमें, सेकंड वीक, द्वितीय सप्ताह किन विशेष संरचनाओं का निर्माण होता है? फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ प्रीमिटिव स्ट्रिक, आदि रेखा का निर्माण कब होगा? निषेचन के इस दिन होगा, 14वें दिन होगा। 14 डेज फॉर्मेशन ऑफ प्रीमिटिव स्ट्रिक, आदि रेखा का निर्माण, ध्यान में रखना। ये भी इम्प्लांटेशन भी ध्यान में रखना कि रोपण प्रक्रिया कब होगी। सेकंड है इसमें थर्ड वीक, तीसरे सप्ताह कौन कौन सी विशेष संरचनाओं का निर्माण होगा? फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ एंडोड्रम एंड मीजोड्रम, ये गैसुलावस्था के दौरान बनते हैं, इनका निर्माण होगा थर्ड वीक में होता है। सेकंड जो दे रखा है इसमें, गैसुला के पश्चात की जो अवस्था है उस अवस्था का नाम है न्यूरुला। तो वहाँ जो प्रक्रिया प्रारंभ होगी उसको बोलेंगे न्यूरुलेशन। न्यूरुलेशन इनिशिएट्स, यानी ये प्रक्रिया प्रारंभ होती है, और प्रारंभ होती है निषेचन के 20वें दिन। वंस अगेन, इनिशिएशन ऑफ न्यूरुलेशन, न्यूरुला प्रक्रिया प्रारंभ होती है निषेचन के 20वें दिन। सेकंड है हार्ट बीट, हार्ट बीट ऑफ एम्ब्रियो इज 113 बार, ये इसको बोलते हैं बीट पर मिनट, यानी इस समय जैसे ही भ्रूण पहुंचता है या भ्रूण का विकास हो रहा है, उस भ्रूण में जो हृदय की धड़कन होती हैं वो 1 मिनट में 113 होती हैं लगभग। ये कुछ मुख्य बिंदु हैं इन दोनों का निर्माण। हार्ट बीट मुख्यतः कितनी होती हैं, यानी हृदय का विकास थर्ड वीक में प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट है थर्ड टू सिक्स्थ वीक, तीसरे से छठे वीक में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं? थर्ड टू सिक्स्थ है, ये हैं 6 to 8, ये वाला है थर्ड टू सिक्स्थ वीक है, या थर्ड वीक टू सिक्स्थ वीक, ये 6 to 8 वीक। देखो इसमें आरबीसी का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। प्रारंभ में ध्यान में रखना आरबीसी का निर्माण लीवर में होता है। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इन लीवर
लीवर में निर्माण प्रारंभ होता है। ये ध्यान में भी रखना है कि भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण, रेड ब्लड कार्पुल्स का निर्माण कहाँ होता है, तो लीवर में, यकृत में या जिगर में प्रारंभ होता है। आगे फिर बोन मेरो में होगा, डीपली सर्कुलेटरी सिस्टम परिसंचरण तंत्र आएगा, वहाँ आरबीसी हम पढ़ेंगे। सेकंड है इसमें हार्ट बीट, क्योंकि हृदय का विकास होता है 3 to 6 वीक और 6 to 8 वीक। इसमें हार्ट बीट होती हैं 167 बार प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में हृदय की जो धड़कन है भ्रूणीय अवस्था के दौरान इस भ्रूण की, वो है 167। नेक्स्ट जो है कि अगला, इसी दौरान जो एम्ब्रियो है वो लगभग वयस्क जैसा दिखाई देने लगता है, यानी बाह्य नाग नक्श बिल्कुल अडल्ट जैसे, पेरेंट जैसे उसमें दिखाई देने लगते हैं, उससे फीटस कहते हैं। ये बोल सकते हैं इसमें एंड ऑफ 8th वीक, यानी 8वें सप्ताह के अंत में एम्ब्रियो टू सी एज लाइक स्मॉल वुमन, यानी इस दौरान 8वें सप्ताह के अंत में एम्ब्रियो है वो एक छोटे मनुष्य समान दिखाई देता है। कैसे, वो भी शेप में दिखाई देता है, उसे बोलते हैं फीटस, इज कॉल्ड फीटस। ये बिंदु ध्यान में रखना है आपको कि 8वें सप्ताह के अंत में एम्ब्रियो या भ्रूण या विकासशील भ्रूण छोटे मनुष्य की तरह आकार में दिखाई देने लगता है, उसे फीटस कहते हैं। वंस अगेन, 8वें सप्ताह के अंत में एम्ब्रियो एक छोटे मनुष्य की तरह आकार में दिखाई देने लगता है, उसे फीटस कहते हैं। नेक्स्ट है, ये 4th पार्ट है। 5th है ये 5th 9th to 12th वीक, इस दौरान कौन कौन सी संरचनाओं का निर्माण होता है। फर्स्ट है इन 9th वीक, यानी 9वें सप्ताह में एम्ब्रियो टू डू सक थंब, यानी इस दौरान भ्रूण अंगूठे को सक करना प्रारंभ कर देता है। कब होती है ऐसी स्थिति, 9वें वीक में होती है। दूसरा है बाह्य जनांग विकसित हो जाते हैं, और बाह्य जनांग के आधार पर यह पहचान की जा सकती है एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही कि ये बॉय है या गर्ल है। तो ये बोल सकते हैं एक्सटर्नल सेक्स डेवलप्ड एंड इजीली आइडेंटिफाई बॉय और गर्ल। इस दौरान बाह्य जनांग, इसको बोलेंगे बाह्य जनांग विकसित हो जाते हैं, जिससे आसानी से पहचान की जा सकती है, पहचान करना आसानी से कि बॉय है या गर्ल है। सेकंड हम बोल सकते हैं एंड ऑफ 11th वीक डेवलप्ड लिप्स एंड नोज, 11वें सप्ताह के एंड में लिप्स और नोज का पूर्णतः विकास हो जाता है। वेट लगभग इस दौरान 75% हो जाता है, यानी इतना प्रतिशत 75% इंक्रीज हो जाता है। दूसरा, इस दौरान बच्चे में फिंगर्स पर सिंबल बन जाते हैं, नेल्स कंप्लीटली डेवलप हो जाते हैं। फिंगर सिंबल एंड नेल्स, नाखून और अंगुलियों पर जो चिन्ह हैं वो कंप्लीटली डेवलप हो जाते हैं, कंप्लीटली विकसित हो जाते हैं, पूर्णतः विकसित हो जाते हैं। ये स्थिति है
10 to 12th वीक। नेक्स्ट है बिंदु 3rd to 4th मंथ, यहाँ तक वीक में था। अब तीसरे से चौथे महीने कौन कौन सी संरचनाएं उसमें विकसित हो जाती हैं। फर्स्ट तो है टेस्ट बड विकसित हो जाती हैं, टंग पर उपस्थित होती हैं। डाइजेशन के चैप्टर में आएंगे आपके सामने। मुख्यतः मनुष्य में 4 प्रकार की होती हैं, स्वीट, साल्टी, श्योर एंड बाइटर। तो टेस्ट बड्स डेवलप्ड हो जाती हैं। फर्स्ट स्वाद कलिकाओं का विकास होना। दूसरा इसमें जो डेवलपिंग बेबी है, या इसको इन्फेंट भी बोल सकते हैं, बेबी में ग्लूकोज का आंत भाग में डाइजेशन प्रारंभ होता है, टू डाइजेस्ट ग्लूकोज। इन्फेंट में या विकासशील गर्भ में या बेबी में ग्लूकोज का डाइजेशन प्रारंभ हो जाता है, ग्लूकोज के पाचन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। पाचन का अर्थ होता है जटिल खाद्य पदार्थ का सरल में। और कहाँ हो जाती है पाचन प्रक्रिया प्रारंभ? इन इंटेस्टाइन पार्ट, एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है। आंत भाग में पाचन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, वो भी केवल किसकी? ग्लूकोज की। इसके फलस्वरूप जो वेस्ट मटेरियल बनते हैं उसको बोलते हैं मिकोनियम। ये बिंदु ध्यान में रखना आपको, अच्छा बिंदु है। मिकोनियम। मिकोनियम क्या है कि बेबी में जैसे ही ग्लूकोज ऑक्सीडेट होगा या डाइजेस्ट होगा, कहाँ होगा? एलिमेंट्री कैनाल में, उसके भी इंटेस्टाइन पार्ट में। इस दौरान यूजफुल सब्सटेंस के साथ साथ में, यानी एनर्जी के साथ साथ में क्या बनेंगे? वेस्ट मटेरियल भी बनेंगे। जो अर्ली स्टूल बनेगा उसे मिकोनियम कहते हैं। ये बोल सकते हैं आप अर्लीस्ट, यानी प्रारंभिक अवस्था में अर्लीस्ट स्टूल वेस्ट मटेरियल को कहते हैं ऑफ ह्यूमन इन्फेंट। मानव का जो इन्फेंट है उसके अर्लीस्ट स्टूल को क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड मिकोनियम। ध्यान में रखना है ये। ब्लास्टोसिस्ट क्या है, कब रोपित होगा, दूसरा हार्ट बीट प्रारंभ कब होगी, कितनी होगी, उसके पश्चात मिकोनियम क्या है, डाइजेशन प्रक्रिया कब प्रारंभ होगी, कहाँ होगा ये प्रक्रिया। देखो नेक्स्ट है, अब तक जो आया आपके सामने 3rd to 5th मंथ। इसके पश्चात है, इसका आगे का पार्ट हम लें 4th to 6th मंथ। कौन कौन सी संरचनाओं का निर्माण होगा? देखो फर्स्ट तो है इसमें डेवलपिंग यानी इन्फेंट बेबी टू कवर। ये बिंदु भी ध्यान में रखना है। इस दौरान इन्फेंट एक वाइट तरल से कवर हो जाता है, एक वाइट द्रव से ढक जाता है, जिसे वर्निक्स कहते हैं। डेवलपिंग बेबी टू कवर ए वाइट फ्लूइड विच इज कॉल्ड वर्निक्स। ये ध्यान में रखना। मिकोनियम क्या? देखो वंस अगेन, अर्लीस्ट स्टूल, स्टूल इट मीन्स वेस्ट मटेरियल ऑफ इन्फेंट, वेस्ट मटेरियल ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपिंग एम्ब्रियो, और वो भी किसके? ह्यूमन इन्फेंट के अर्लीस्ट स्टूल को मिकोनियम कहते हैं। अगले बिंदु में अगर हम देखें कि भ्रूण जैसे ही 4th से 6th मंथ के दौरान कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, यानी कौन कौन सी संरचनाएं इसमें डेवलप होती हैं। इस दौरान जो इन्फेंट है, बेबी है, वो एक वाइट तरल से, श्वेत द्रव से क्या हो जाता है? कवर हो जाता है, ढक जाता है, जिसे वर्निक्स कहते हैं। देखो और संरचनाएं इसमें विकसित होती हैं। यहाँ इंटरनल ईयर डेवलप्ड हो जाते हैं, आंतरिक कर्ण उसमें विकसित हो जाते हैं। दूसरा है हेड पार्ट पर, सिर भाग में हेयर का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ हेयर इन हेड पार्ट। इस दौरान सिर भाग में बालों का विकास हो जाता है। लास्ट जो पार्ट है इसमें वो है
6 टू बर्थ, यानी भ्रूणीय विकास के दौरान 6 मंथ से लेकर जन्म तक कौन कौन से उसमें चेंजेज होते हैं। देखो यहाँ तक जो बिंदु आए हैं आपके सामने वो आए 7th 8th। अगला जो लास्ट पार्ट है इसमें कि कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, कौन कौन सी संरचनाएं का विकास होता है 6 मंथ से लेकर बर्थ, 6 टू बर्थ, यानी जन्म तक बोल सकते हैं हम। कौन कौन सी संरचनाएं बनेंगी, देखो फर्स्ट है लेकमिरल ग्लैंड, अश्रु ग्रंथियां विकसित हो जाती हैं। यहाँ फेस पार्ट पर एक ग्लैंड हम पढ़ेंगे लेक्मिनल ग्लैंड, वहाँ एक अस्थि उसमें एक ग्लैंड होती है लेक्मिनल ग्लैंड, आंसू का स्राव विशेषण होता है, टीयर्स का सिक्रेशन होता है, इसमें अश्रु ग्रंथियाँ बोलते हैं। लेक्मिनल ग्लैंड डेवलप्ड, इस दौरान लेक्मिनल अश्रु ग्रंथियाँ विकसित हो जाती हैं। दूसरा है इन 8th मंथ किसका निर्माण होगा, डेवलपमेंट ऑफ एल्वुलाई, लंग्स में वायु कुपिकाओं का विकास होगा। सबसे अधिक संख्या में, कई करोड़ों की संख्या में ये संरचना पाई जाती है। एयर इनमें स्टोर रहती है, इसलिए इनको वायु कुपिका कहते हैं। ये सामान्यतः एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ये भ्रूणीय संरचनाएं बनती हैं। कब से लेकर, प्रारंभ में अपने लिया था ये फर्स्ट वीक से लेकर, ये फर्स्ट वीक से लेकर बर्थ जन्म तक। इसके पश्चात ही ध्यान कर लेना एम्ब्रियो लगभग पूर्ण विकसित हो जाता है, और पूर्ण विकसित होने पर प्लेसेंटा द्वारा, टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड है, इसके अलावा फीटस द्वारा या विकासशील गर्भ द्वारा, 2 संरचनाएं बोल रहा हूँ मैं। पहला है प्लेसेंटा जो कि टेम्परेरी ग्लैंड है, अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि, एक विकासशील गर्भ द्वारा कुछ सूचनाएं या संकेत रिलीज किए जाते हैं और वो पिट्यूटरी तक पहुंचते हैं। पिट्यूटरी द्वारा कुछ विशेष प्रकार के हार्मोन्स रिलीज किए जाते हैं। उन हार्मोन्स के फलस्वरूप पार्चुरेशन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, प्रसव की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और एक सुविकसित बेबी का जन्म होता है, उसे प्रसव कहते हैं। सुविकसित शिशु के जन्म लेने की प्रक्रिया को बोलते हैं प्रसव, पार्चुरेशन। ये प्रक्रिया हार्मोन के इफेक्ट से होती है। उस हार्मोन का नाम है एक का तो ऑक्सीटोसिन, जो आगे के हार्मोन्स वाले चैप्टर में आएगा। एंडोक्राइन सिस्टम का जो चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे। तो आगे का जो प्रोसेस है पार्चुरेशन, वो आपके नेक्स्ट चैप्टर में भी आएगा। उसकी डेफिनेशन, गेस्टेशन पीरियड कितना होता है। थैंक्स।